नमस्कार साथियों, एमसीक्यू सीरीज में आपका स्वागत है। आज हमारी जो निबंध की क्लास है ये 4th क्लास है और आज ये हमारी जो हिंदी निबंध की क्लास में जो एमसीक्यू सीरीज है उसका समापन हो जाएगा। इसके पश्चात हम जो स्टार्ट करेंगे उसके बाद जो सेशन वो होगा हिंदी नाटक। इससे पहले हमने जो हिंदी कहानी है उसको समाप्त कर लिया है और इसके अलावा हिंदी निबंध है वो आज समाप्त हो जाएगा। आज के सेशन का हमारा पहला प्रश्न है वो है, निम्न में से कौन मजदूरी और प्रेम जो निबंध है उसके जो उपशीर्षक हैं। तो ये जो मजदूरी और प्रेम जो निबंध है वो है अध्यापक पूर्ण सिंह का। ये जो निबंध है वो है अध्यापक पूर्ण सिंह और अध्यापक पूर्ण सिंह हैं वो द्वितीय युग के एक प्रमुख निबंधकार और गद्यकार रहे हैं। अध्यापक पूर्ण सिंह हैं वो द्वितीय युग के एक प्रमुख महत्वपूर्ण निबंधकार और गद्यकार रहे हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जहाँ इनके निबंधों की जो संख्या है वो 6 मानी है, तो भाई डॉक्टर बच्चन सिंह है वो इनके निबंधों की संख्या मानते हैं 8। तो शुक्ल जी हैं वो इनके जो निबंध हैं उनकी जो संख्या मानते हैं वो मानते हैं 6 और बच्चन सिंह हैं वो इनके निबंधों की संख्या मानते हैं 8। इसके अलावा मजदूरी और प्रेम के अलावा इनके जो महत्वपूर्ण जो निबंध हैं वो है एक आचरण की सभ्यता, कन्यादान, सच्ची वीरता, पवित्रता, अमेरिका का मस्त योगी वोल्ट विटमैन। ये जो निबंध है मजदूरी और प्रेम, ये जो निबंध है वो 8 शीर्षक हैं उसमें विभाजित है। और इस जो निबंध की जो शुरुआत होती है शीर्षक से उसका नाम है हल चलाने वाले का जीवन। फिर इसके बाद जो सेकंड जो उपशीर्षक है वो है गड़रिये का जीवन। ये जो निबंधों के शीर्षक हैं और इनमें से देखना है कि कौन कौन सा वो निबंध के उपशीर्षक हैं। तो पहला है मजदूर की मजदूरी, ये दोनों ऑप्शन एक ही हैं, ठीक है। तो मजदूर की मजदूरी है ये जो ऑप्शन है वो सही है क्योंकि ये जो मजदूरी और प्रेम है उसके अंतर्गत ही शामिल है। इसके अलावा प्रेम मजदूरी ये भी शामिल है, मजदूरी और कला ये भी शामिल है और जो मजदूरी और जो जीवन है वो इसमें नहीं है। तो मजदूर की मजदूरी, प्रेम मजदूरी और मजदूरी और कला वो इसके उपशीर्षक है। अगर ऑप्शन देखेंगे हम ए, सी और डी, जो हमारा जो ऑप्शन है वो ये सही हो रहा है क्योंकि ए और बी जो ऑप्शन है वो सेम ही है। अब निम्नलिखित में से जो रामदर्श मिश्र के जो निबंध है, कौन रामदर्श मिश्र हैं वो एक प्रमुख निबंधकार रहे हैं। इनकी जो निबंध है कौन कौन सी उनकी चर्चा करते हैं। तो नेता और अभिनेता है वो इनका निबंध नहीं है। इसके अलावा कितने बजे हैं वो इनका निबंध है। बबूल और कैक्टस है वो भी है, बतरस है ये भी है। तो इनकी जो निबंधों की वो है इनकी जो निबंध हैं वो है बी, सी और ई। बतरस है वो इनका निबंध नहीं है। तो बी, सी और जो ई है घर परिवेश, इनके जो निबंध है तो ऑप्शन होगा हमारा बी। बी, सी और ई है रामदर्श मिश्र के निबंध है। कितने बजे, बबूल और कैक्टस, घर और परिवेश। अगला प्रश्न, ये निबंधकार हैं और इनको जो निबंध संग्रह है उनकी सूची का मिलान करना है। इसमें पहला ऑप्शन है भारतेंदु। तो भारतेंदु का जो निबंध है वो है बादशाह दर्पण। भारतेंदु हैं वो आधुनिक हिंदी के एक प्रमुख गद्यकार रहे हैं और आधुनिक हिंदी साहित्य में जो आधुनिक युग की जो शुरुआत है वो भारतेंदु युग से ही मानी जाती है। भारतेंदु का जो व्यक्तित्व है वो इतना प्रेरक और व्यक्तित्वशाली रहा है कि उनके नामकरण पर ही जो भारतेंदु युग है उसका नामकरण है वो किया गया है। इन्होंने बाला बोधिनी पत्रिका, कवि वचन सुधा और हरिश्चंद्र पत्रिका जैसी जो पत्रिका है उनके संपादन का कार्य करने के साथ ही इन्होंने जो नाटकों के क्षेत्र में है वो भी काफी काम किया था। भारत दुर्दशा, अंदिर नगरी, नील देवी, सती प्रताप इत्यादि इनके महत्वपूर्ण नाटक हैं। और इन्होंने जो टोटल अनुदित और जो मौलिक नाटकों की इनकी जो निबंधों की जो संख्या है वो टोटल है वो है 17। इसके अलावा बादशाह दर्पण के अलावा इन्होंने भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है और दिल्ली दरबार दर्पण इत्यादि महत्वपूर्ण निबंध भी लिखे हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं एक प्रमुख ललित निबंधकार हैं और हिंदी में जो ललित निबंधों की जो शुरुआत है वो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं, उन्हीं से मानी जाती है। अशोक के फूल, कुटज, श्रीष के फूल इत्यादि हैं वो इनके महत्वपूर्ण ललित निबंध है। बालकृष्ण भट्ट ये भी द्वितीय युग के महत्वपूर्ण गद्यकार और निबंधकार हैं और इन्होंने जो हिंदी प्रदीप पत्रिका है उसके संपादन का कार्य वो भी किया था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इन्हें हिंदी का जो स्टील है उसके नाम से भी संबोधन किया है। तो बालकृष्ण भट्ट का जो निबंध है वो है राजभक्ति और देशभक्ति। अध्यापक पूर्ण सिंह, इससे पहले प्रश्न हम इनकी चर्चा भी की थी, इनका जो निबंध है वो है विचार प्रवाह। तो A4B1C ये वाला जो ऑप्शन है वो सही है।
अगला प्रश्न है, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, मैं निबंध में मेहमान रात्रि में किस कार्यक्रम में के लिए गए थे। तो मेरे राम का जो मुकुट भीग रहा है वो आचार्य वो विद्या निवास मिश्र का एक प्रमुख ललित निबंध है। हिंदी में ललित निबंधों की तरह ही मानी जाती है, जिसमें कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी और कुबेरनाथ के साथ ही विद्या निवास मिश्र हैं वो शामिल है। ये जो निबंध है इसका जो प्रकाशन वर्ष है वो है 1974 और इसका जो संग्रह भी है वो है मेरे राम का मुकुट ही भीग रहा है। इसमें एक पंक्तियां भी आती हैं, मेरे राम को भीजे मुकुटवा, लक्ष्मण को पटक हुआ, मेरी सीता को भीजे सिनुरवा, तारम घर लौट आइए। तो इसमें जो मेहमान है वो है कृष्णा नाम की जो मेहमान लड़की है वो है कृष्णा है, वो मेहमान लड़की है। और साथ ही ये दिल्ली जो विश्वविद्यालय उसमें जो अध्यापन का जो कार्य है उसको भी करती है। और ये वो है इनका जो पुत्र है लेखक का, उनकी ये फ्रेंड और उनके घर पर आती है और ये दोनों जो मिलके हैं जो लेखक के जो दोस्त हैं, तो उनके जो संगीत कार्यक्रम है उसमें भाग लेने के लिए ये जाते हैं। इस जो निबंध है इसका जो मूल कथ्य वो वात्सल्य के साथ ही जो प्रवासी जीवन है उस पर आधारित है। जन्म वर्ष के अनुसार निम्नलिखित निबंधकारों को पहले से बाद के क्रम, इसमें ऑप्शन ही नहीं है तो इसको स्किप कर देते हैं इस वाले प्रश्न को। कुबेरनाथ राय हैं वो हिंदी में एक प्रमुख ललित निबंधकार हैं, इसे मैंने आपसे चर्चा भी की थी। और प्रिया नीलकंठी, विषाद युग और उत्तर फाल्गुनी के आसपास इनके प्रमुख ललित निबंध हैं। अब है कुबेरनाथ राय के निबंधों की विशेषताओं से संबंधित उपयुक्त कथन है। कुबेरनाथ राय के निबंधों का मूल स्रोत लोक जीवन, लोक संस्कृति और लोक शब्दावली है। ये जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि कुबेरनाथ राय के जो निबंध है उनका जो मूल स्रोत है वो लोक जीवन, लोक संस्कृति और लोक शब्दावली है वो है। कुबेरनाथ राय के ललित निबंधों को रम्य निबंध की तुलना में व्यक्तित्व निबंध अधिक मानते हैं। ये ऑप्शन है बिल्कुल गलत है। कुबेरनाथ राय के निबंधों में मृतकों के प्रति गहरा आकर्षण है, ये भी सही है ऑप्शन है। फिर अगला ऑप्शन है कुबेरनाथ राय निबंध को एक बौद्धिक कर्म इंटेलेक्चुअल एक्टिविटीज मानते हैं, ये ऑप्शन भी सही है। कुबेरनाथ राय वो ललित निबंध को एक पराश्रित विधा मानते हैं, नहीं, ये वो पराश्रित नहीं बल्कि स्वतंत्र विधा उसके रूप में मानते हैं। तो ए, सी और डी है वो सही आंसर है। इसका जो आंसर होगा वो होगा बी। अगला प्रश्न है, ये जो निबंध है और निबंधकार है उनकी सूची का मिलान करना है। तो जो गवई गांव की गंध ये है विवेकी राय। विवेकी राय हैं वो हिंदी की एक प्रमुख महत्वपूर्ण ललित निबंधकार हैं। इनका एक बड़ा ही महत्वपूर्ण ललित निबंध है वो है उठ जाग मुसाफिर, जो कि 2012 में प्रकाशित हुआ था। इसके अलावा जो गवई जो विवेकी राय हैं उनके जो निबंध उनमें जो लोक जीवन की संस्कृति है और गांव का जो जीवन है उसका बड़ा ही मार्मिक चित्रण किया जाता है, इसलिए विवेकी राय को गवई गंध है उस नाम से भी संबोधित किया जाता है। यथासंभव ये प्रमुख एक व्यंग्य है जो कि है शरद जोशी का। शरद जोशी हिंदी के एक प्रमुख व्यंग्यकार हैं और ये नई दुनिया में परिक्रमा कॉलम से अपने जो व्यंग हैं वो लिखते थे। यथासंभव के अलावा नदी में खड़ा कवि, जादू की सरकार, अतिथि तुम कब जाओगे, एकता गदा, अंधों का हाथी इत्यादि इनके प्रमुख जो व्यंग्य हैं वो हैं। तो ए का थर्ड, दो ऑप्शन, एक तो गवई गांव की गंध, तो ये जो ऑप्शन है वो हमारा हो जाएगा। फिर है शिखरों के जो सेतु वो है शिव प्रसाद सिंह, और बे और होंगे जो मारे जाएंगे ये है रघुवीर साय। अगला प्रश्न है, महादेवी वर्मा के निम्नलिखित में से किस निबंध संकलन का केंद्रीय विषय वस्तु है वो स्त्री मुक्ति है। महादेवी वर्मा है वो छायावाद की प्रमुख जो कवित्री हैं, उन्हीं के साथ ही इन्होंने जो गद्य क्षेत्र है उसमें भी बड़ा महत्वपूर्ण लेखन कर्म किया है। पथ के साथ ही, स्मृति की रेखाएं, अतीत के चलचित्र, मेरा परिवार है वो इत्यादि इनकी जो महत्वपूर्ण वो है गद्य संग्रह है। और इनका जो निबंध संकलन है वो केंद्रीय विषय स्त्री मुक्ति वो है श्रृंखला की कड़ियां। इसके अलावा जो साहित्यकार की आस्था तथा अन्य जो निबंध है वो इनका एक बड़ा ही महत्वपूर्ण निबंध है। और श्रृंखला की जो कड़ियां हैं उसमें वो है स्त्री को है वो कड़ियां हैं वो तोड़ने का जो आह्वान है वो करती हैं। पथ के साथ ही, अतीत के चलचित्र और स्मृति की रेखा इनके जो प्रमुख जो रेखा चित्र संस्मरणात्मक रचना है उसमें शामिल हैं। इनके जो काव्य संग्रह वो हैं रश्मि, नीरजा, निहार, सांध्य गीत, दीपशिखा इत्यादि। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पंक्तियों में से कौन सी जो पंक्तियां हैं वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध कविता क्या है से उद्धृत है। तो जो कविता क्या है वो शुक्ल जी का एक प्रमुख जो काव्य शास्त्री है
और जो आलोचनात्मक जो निबंध है वो है, ये जो निबंध जो है एक आलोचनात्मक निबंध है। ये जो निबंध है वो सर्वप्रथम 1909 में जो सरस्वती पत्रिका है उसमें प्रकाशित हुआ था। इसके पश्चात धीरे धीरे इसका जो मॉडिफाइड वगैरह किया गया शुक्ल जी के द्वारा, और 1939 में इसका जो अंतिम है वो रूप स्वरूप नजर आता है, वो चिंतामणि भागवन में। और ये जो निबंध है इसमें शुक्ल जी ने इसे 13 जो उपशीर्षक है, जो खंड है, उसमें विभाजित भी किया है। तो ये जो निबंध उसमें देखते हैं, मैं अशेष मंगल कामनाओं के पीछे से जागती हुई ध्रुव निवार शंकाकुल आंखों में जागता हूँ। ये कविता क्या का निबंध है उसका नहीं है। जिनके रूप या कर्म जगत और जीवन के बीच में उसे सुंदर लगते हैं, उन्हीं के वर्णन में स्वतः सुखाय प्रवृत्त होता है। ये पंक्ति है, ये कविता क्या है जो निबंध है उससे है। वर्ण वस्तु वर्णन प्रणाली बहुत दिनों से एक दूसरे से अलग कर दी गई। ये भी कविता क्या है का है। उत्कर्ष की ओर उन्मुख समष्टि का चैतन्य अपने ही घर से बाहर कर दिया गया। फिर है सुंदर अर्थ की शोभा बढ़ाने में जो अलंकार प्रयुक्त नहीं हो सकते वो काव्य अलंकार नहीं, ये भी नहीं है। और ये जो है वो है। तो पहला ऑप्शन है, मैं अशेष मंगल कामनाओं के पीछे से जागती हुई दुर्निवार शंकाकुल आंखों में जागता हूँ, ये जो है वो कविता क्या निबंध है उससे नहीं है। जिनके रूप या कर्म कलाप जगत और जीवन के बीच में उसे सुंदर लगते हैं, उन्हीं के वर्णन में वह स्वतः सुखाय प्रवृत्त होता है, ये ऑप्शन है बिल्कुल सही है। कविता क्या है निबंध है उससे लिया गया है। वर्ण वस्तु और वर्णन प्रणाली बहुत दिनों से एक दूसरे से अलग कर दी गई। उत्कर्ष की ओर उन्मुख समष्टि का चैतन्य अपने ही घर से बाहर कर दिया गया, ये कविता क्या है उसका नहीं है। फिर है सुंदर अर्थ की शोभा बढ़ाने में जो अलंकार प्रयुक्त नहीं है वो काव्य अलंकार नहीं है, ये भी सही है। तो इसमें जो होगा बी, सी और ई, जो बी ऑप्शन है वो सही है। अगला प्रश्न है, कविता क्या है इस शुक्ल जी का निबंध है। इस शीर्षक से शुक्ल जी ने 1909 ईस्वी में एक छोटा लेख लिखा था, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। 1909 में उन्होंने इस शीर्षक से एक छोटा लेख लिखा था, और ये जो है सर्वप्रथम जो सरस्वती पत्रिका है उसमें प्रकाशित हुआ था, सरस्वती पत्रिका में। निरंतर संशोधन परिवर्तन के दौरान अंततः 1929 में इसे अंतिम रूप दिया गया, ये बिल्कुल गलत है। इसे जो अंतिम रूप दिया गया वो दिया गया है 1939 में। कविता का अंतिम लक्ष्य मनुष्य हृदय से सामंजस्य स्थानन करके उनके साथ जगत के धार्मिक पक्षों का प्रत्यक्षीकरण है। सौंदर्य बाहर और मन के भीतर की वस्तु है, ये गलत है। सौंदर्य बाहर नहीं, जो मन के जो भीतर है उसकी वस्तु है। शुक्ल जी सौंदर्य और उसमें चर्चा भी करते हैं सौंदर्य शीर्षक के अंतर्गत। मनुष्य को कर्म में प्रवृत्त करने वाली जो मूल प्रवृत्ति है वो भावात्मक है, ये भी सही है। ये कविता क्या है निबंध उसी से ही है। तो ए, सी, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा एक, ए, सी और ई। तो ए, सी और ई है वो हमारे में इसमें ऑप्शन नहीं है, तो ए, सी और ई इस तरीके से हमारा जो आंसर है वो इसका बन जाएगा, बी वाला, ए वाला। फिर है, ये निबंध है और इनका जो निबंधकार है वो है। तो साहित्य की जो मेहता जो निबंध है वो है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं, उन्हीं की जो नाम पर ही जो द्विवेदी हो गया उनका नामकरण किया गया था। और इन्होंने जो सरस्वती पत्रिका का जो संपादन का कार्य है वो 1903 से लेके 1920 तक इन्होंने जो सरस्वती पत्रिका उसके संपादन का कार्य भी किया था। इनके जो प्रमुख महत्वपूर्ण निबंध है उसमें एक भाषा और व्याकरण, क्या हिंदी नाम की कोई भाषा है ही नहीं, कवि और कर्तव्य के अलावा इनकी एक बड़ी महत्वपूर्ण रचना वो है संपत्ति शास्त्र। और शुक्ल जी हैं वो इनकी जो निबंध है उनको जो बातों का संग्रह है उसके रूप में भी संदर्भित करते हैं। उनको शुक्ल जी बोलते हैं कि द्विवेदी जी के निबंधों को देखकर ऐसा लगता है कि जो लेखक है वो बहुत मोटी अकल के जो पाठक हैं उनके लिए लिख रहा है। फिर है साहित्य के मूल्य, ये जो निबंध है वो है माखनलाल चतुर्वेदी का। साहित्य देवता, तो ए का थर्ड, दो ऑप्शन है हमारे पास। साहित्य के मूल्य बी का सेकंड, तो ये जो ऑप्शन है वो हमारा बी है वो सही हो जाएगा। जो साहित्यिक देवता है वो है माखनलाल चतुर्वेदी का, और जो साहित्य का जो मूल्य है वो है बाबू गुलाब राय का।
तो ये जो आंसर है वो हमारा जो ए है वो सही होगा। तो जो साहित्य की जो महत्ता है वो है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। जो महत्ता है वो है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। साहित्य के जो मूल्य हैं वो है बाबू गुलाब राय। साहित्य देवता है माखनलाल चतुर्वेदी। और साहित्य कला और प्रेम है वो है यशपाल। तो ये जो ऑप्शन है वो सही है हमारा। अगला प्रश्न है, मजदूरी और प्रेम निबंध है तो उसमें एक उपशीर्षक है मजदूरी और कला। तो उसमें जो लेखक है उसमें विभिन्न विद्यमान है और वो अपने जीवन में क्या क्या कार्य करते थे उसके बारे में वो चित्रण है वो किया गया है। तो उसी में एक विद्यमान है और वो उनका क्या क्या कर्म था वो है। तो जॉन ऑफ आर्क है, टॉल्स्टॉय है, उमर खय्यम है और खलीफा उमर है। तो इसमें जो टॉल्स्टॉय है वो उनका कर्म था जूते काटना। फिर जो खलीफा उमर थे वो थे रंग महलों में चटाई आदि बुनना। फिर है तो ये इसका जो ऑप्शन होगा वो बी का फर्स्ट। दो ऑप्शन है हमारे पास। फिर है जॉन ऑफ आर्क का भेड़ें चढ़ाना। और इसके बाद है उमर खय्यम का तंबू सीना। तो ये जो ऑप्शन है वो हमारा बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है, मजदूरी और प्रेम निबंध के अनुसार पश्चिमी सभ्यता मुख मोड़कर जिस नए आदर्श को उन्मुख है उस आदर्श को दर्शाने वाले देवता कौन है। तो मजदूरी और प्रेम जो निबंध है वो 8 उपशीर्षक के अंतर्गत विभाजित है और इसमें जो अंतिम जो शीर्षक है वो है पश्चिमी सभ्यता का नया आदर्श। पश्चिमी सभ्यता का नया आदर्श। पश्चिमी सभ्यता का नया आदर्श। तो इस जो शीर्षक के अंतर्गत वो सरदार पूर्ण सिंह वो लिखित करते हैं कि मजदूरी और प्रेम निबंध के अनुसार पश्चिमी सभ्यता मुख मोड़कर जिस नए आदर्श को उन्मुख कर रही है उसको जो दर्शाने वाले जो देवता है वो है टॉल्स्टॉय। उन्होंने उल्लेखित किया है उस निबंध में। अगला प्रश्न है, मजदूरी और प्रेम में आई पंक्तियों को पहले से जो बाद के क्रम में उसमें है व्यवस्थित करना है। अपने 4 आने पैसे मजदूर के हाथ में रखकर कहा, ये लो दिन भर की अपनी मजदूरी, बा क्या दिल लगी है। ठीक है। हल चलाने वाले और भेड़ चलाने वाले प्राय स्वभाव से ही साधु होते हैं। ये जो शुरुआती जो पंक्तियां हैं उससे ली गई हैं। पश्चिमी सभ्यता मुख मुड़ रही है, वह एक नया आदर्श देख रही है। ये लास्ट वाली पंक्तियों में से एक होगा। मुझे तो मनुष्य के हाथों से बने कामों में उनकी प्रेम में पवित्रता आत्मा की सुगंध आती है। आदमियों की तिजरत निखारना मृगों का काम है। सोने और लोहे के बदले मनुष्य को बेचना मना है। तो पंक्तियों को पहले से बाद की क्रम है उसमें लगाना है। तो इसमें जो पंक्तियां जो पहले से जो बाद की क्रम में लगेंगी वो है, हल चलाने वाले और भेड़ चलाने वाले प्राय स्वभाव से ही साधु होते हैं। ये शुरुआती जो पंक्तियां वो है हल चलाने वाले। फिर अपने 4 आने पैसे मजदूर के हाथ में रखकर लो, ये दिन भर की मजदूरी है। फिर आएगा, मुझे तो मनुष्य के हाथ से बने कामों में उनकी प्रेम में पवित्र आत्मा है, उनकी सुगंध आती है। फिर है, आदमियों की तजारत करना मूर्खों का काम है, सोने और लोहे के बदले मनुष्य को बेचना मानना है। और लास्ट में पश्चिमी सभ्यता वो मुख मोड़ रही है और वह एक नया आदर्श स्थापित कर रही है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा बी। अगला प्रश्न है, शिव मूर्ति निबंध के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा मूर्तियों का मुख्य रंग नहीं है। तो ये जो शिव मूर्ति जो निबंध है वो प्रताप नारायण मिश्र का एक महत्वपूर्ण निबंध है। प्रताप नारायण मिश्र हैं वो द्वितीय युग के प्रमुख निबंधकार हैं और इसके अलावा इन्होंने ब्राह्मण पत्रिका है उसके संपादन का भी कार्य किया था। तो ये जो शिव मूर्ति जो निबंध है उन्होंने जो भारतीय जीवन हो उसमें जो प्रतीक है उसके साथ ही जो लोक संस्कृति है उसका चित्रण किया है और साथ ही जो ईश्वर के प्रति जो आदर भाव रखते हैं और उनका नाम लेकर आनंद से भर जाते हैं उनके लिए प्रताप नारायण मिश्र ने जो शिव मूर्ति जो निबंध है वो लिखा है। इसमें है, शिव मूर्ति निबंध के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी मूर्तियों का मुख्य रंग नहीं है। तो इसमें जो मूर्तियों का जो रंग है वो श्वेत वो है, वो बोलते हैं कि जो मूर्तियों का जो रंग है वो श्वेत भी है, लाल है वो भी होता है, काला भी होता है। इसमें जो रंग नहीं होता वो होता है हरा।
तो उसमें शिव मूर्ति बता दें कि मूर्तियों का रंग है वो हरा है, वो मुख्य रंग नहीं होता है। निम्नलिखित विकल्पों में से सही जो विकल्प है उसका है वो चयन करना है। निबंध और निबंधकार का जो सही युग्म है उसको देखना है। सब मिट्टी हो गया, ये माधव प्रसाद मिश्र का है, ठीक है। इसके अलावा जो माधव प्रसाद मिश्र है उन्होंने जो सुदर्शन पत्रिका है उसके जो संपादन का कार्य है वो भी किया था। ये आप माधव प्रसाद मिश्र और माधव राव सप्रे दो अलग अलग व्यक्ति हैं, ना कि आप उससे कंफ्यूज हो। इसके अलावा धरती और धन रामवृक्ष बेनीपुरी ये नहीं है। फिर है मुझे मेरे मित्रों से बचाइए, ये नहीं है। ये भी सही है। नगर वधु पांडे बेचन शर्मा उग्र, ये भी है। तो इसका जो आंसर बनेगा वो बनेगा सी। ए, सी और जो डी है वो जो सही युग्म में है वो है। उजड़ा स्वर्ग रघुवीर सिंह, मुझे मेरे मित्रों से बचाइए और सब मिट्टी हो गया माधव प्रसाद मिश्र। अगला प्रश्न है बांगवा आया गुलिस्ता में कि सैयद आया, जो कोई आया मेरी जान को जल्लाद आया। बड़ी शानदार पंक्तियां हैं ये भारतेंदु हरिश्चंद्र का जो निबंध है उनकी ये पंक्तियां हैं। तो इसमें है बागवा आया गुलिस्ता में कि सैयद आया, जो कोई आया मेरी जान को जल्लाद आया। अंग्रेजी राज्य के संदर्भ में ये जो कथन है वो भारतेंदु के किस निबंध का है? बादशाह दर्पण, बेसमता और भारतवर्ष अंग्रेजी स्रोत लिखी जाती है 5वां पेंगा में। ये जो निबंध की जो पंक्तियां वो है बादशाह दर्पण से। ये बादशाह दर्पण नहीं है, ये है बादशाह दर्पण से। अगला प्रश्न है मेरे राम का मुकुट भीग रहा है में आई पंक्तियों का, मेरे राम का जो मुकुट भीग रहा है उसमें एक पंक्तियां आती हैं जो कि रामचरितमानस है उसके अयोध्या कांड से ली गई हैं। जब राम का वनवास होता है उसमें वो आते हैं लागती अवध बहुत बहावा भारी, मातहु काली रात अंधियारी। तो ये जो पंक्तियां होंगी वो लागती अवध बहुत बहावा भारी, माँ नहीं कालू रात अंधियारी। तो सी और ए ये जो ऑप्शन है वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर है घोर जंतु संपूर्ण नर नारी, डर पही ही एक निहारी, घर समान परिजन जनु भूता। ये जो पंक्तियां हैं रामचरितमानस का जो उत्तरकांड है उसकी पंक्तियां हैं। तो लागती अवध बहुत भयावा भारी, मानहु काली रात अंधियारी, डर ही एक निहारी, घोर जंतु पुर नर नारी, डर ही पही एक निहारी, घोर समान पर जनु भूता। अगला प्रश्न है ये जो निबंध हैं लेखक हैं और ये इनके जो निबंध है उनकी जो सूची है उसका मिलान करना है। तो नामवर सिंह का जो निबंध है वो है संस्कृति और सौंदर्य। तो ये जो नामवर सिंह का जो निबंध है संस्कृति और जो सौंदर्य है वो जो दूसरी परंपरा की खोज है उसके अंतर्गत ये संकलित है। और ये जो निबंध है 1982 में प्रकाशित हुआ था, दूसरी परंपरा की खोज, और उसी में संस्कृति और सौंदर्य है। इसमें जो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की जो सांस्कृतिक चेतना है और उनकी जो लालित्य मीमांसा है उसका जो अध्ययन है वो किया गया नामवर सिंह के द्वारा। इसके अलावा नामवर सिंह के अन्य महत्वपूर्ण पुस्तक है वो है बकलम खुद और वाद विवाद और संवाद। कुबेरनाथ राय ये उनका जो बड़ा ही महत्वपूर्ण निबंध है वो है उत्तर फाल्गुनी के आसपास, और इसमें जो उत्तर फाल्गुनी की जो आयु बताई गई है वो है 40 से 45 वर्ष। और जो उत्तर फाल्गुनी होता है वो होता है वर्षा ऋतु का अंतिम नक्षत्र। ये प्रश्न भी कई बार आ चुका है। सरदार पूर्ण सिंह का एक बड़ा ही महत्वपूर्ण निबंध मजदूरी और प्रेम, 8 शीर्षकों के अंतर्गत ये विभाजित है। फिर है रामचंद्र शुक्ल का कविता क्या, ये सर्वप्रथम 1909 में जो सरस्वती पत्रिका है उसमें प्रकाशित हुआ था, और अंत में 1939 में इसका जो परिमार्जित और संशोधन अंतिम रूप है वो नजर आता है, जो कि 13 उपशीर्षक हैं उसमें विभाजित भी है। विद्या निवास मिश्र के निबंध मेरे राम का मुकुट भीग रहा है का जो प्रकाशन वर्ष है वो है 1974। तो विद्या निवास मिश्र का जो मेरे राम का जो मुकुट भीग रहा है जो निबंध का जो प्रकाशन वर्ष है वो 1974 है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आधुनिक काल के किन दो निबंधकारों को हिंदी का स्टील और एडिशन कहा है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपनी पुस्तक हिंदी साहित्य का इतिहास जिसका प्रकाशन वर्ष 1929 है उसमें प्रताप नारायण मिश्र और जो बालकृष्ण भट्ट हैं उनको हिंदी का जो एडिशन और स्टील है वो कहा है, इनको कहा है वो है प्रताप नारायण बालकृष्ण भट्ट और प्रताप नारायण मिश्र। तो वो प्रताप नारायण मिश्र और बालकृष्ण भट्ट को हिंदी का जो स्टील और एडिशन है उसके रूप में संबोधित करते हैं। निम्नलिखित निबंधकारों का जन्म वर्ष के अनुसार जो सही क्रम है वो पहले और फिर से बाद के क्रम में लगाना है। तो इसमें जो सबसे पहले आएंगे वो आएंगे भारतेंदु हरिश्चंद्र, 2 ऑप्शन है हमारे पास।
फिर सरदार पूर्ण सिंह, ये द्वितीय युग के निबंधकार हैं। फिर सी, डी, और इसमें जो दो ऑप्शन है वो बिल्कुल सेम ही है, तो ए और जो सी आंसर है वो सही होगा। भारतेंदु हरिश्चंद्र के बाद आएंगे सरदार पूर्ण सिंह, सरदार पूर्ण सिंह के बाद शुक्ल जी, शुक्ल जी के बाद है नामवर सिंह और विद्यानिवास मिश्र। फिर है अगला प्रश्न है, निम्नलिखित निबंधों का उनके प्रकाशन वर्ष के अनुसार जो सही आरोही क्रम है वो क्या है। तो सबसे पहले जो निबंध आएगा वो आएगा भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है, ये जो भारतेंदु हरिश्चंद्र है उनका निबंध है। फिर उसके पास बाद जो निबंध आएगा वो आएगा शिव शंभू के चिट्ठे, इसका जो प्रकाशन वर्ष है वो 1903 से लेके 1907 के बीच में, और इसके जो लेखक हैं वो हैं बाल मुकुंद गुप्त। फिर जो इसमें जो निबंध आएगा वो आएगा कविता क्या है, ये जो निबंध है 1909 में प्रकाशित हुआ था, और इसका जो अंतिम प्रकाशन वर्ष है वो है 1939। फिर है नाखून क्यों बढ़ते हैं, ये आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का प्रमुख ललित निबंध है। और अंत में संस्कृति और सौंदर्य, ये जो नामवर सिंह है उनका निबंध है। भारतेंदु ने ददरी मेले के अवसर पर भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है विषय पर ओजस्वी और सारगर्भित भाषण अब किस स्थान पर दिया था। तो भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है, ये जो निबंध है वो 1884 में प्रकाशित है। ये जो निबंध है जो हरिश्चंद्र पत्रिका उसमें प्रकाशित हुआ था। इस जो निबंध है उसकी पृष्ठभूमि इस प्रकार है कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं, वो बलिया के जो दादरी मेला है उसमें आर्य देशोपकारिणी सभा है उसके द्वारा आयोजन किया जाता है। तो उसी में जो मेले में है उसमें वो भाषण देते हैं, और उसी का जो प्रकाशन है वो आगे चल के जो हरिश्चंद्र मैगजीन है उसमें हो जाता है, और उसको जो निबंध है कि जो रूपांतरण है उसमें कर दिया है जाता है। भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है, ये नवजागरण से प्रेरित निबंध है, जिसमें कि भारत के अतीत का गौरवमय गान और वर्तमान की दुर्दशा और भविष्य हमारा किस प्रकार बेहतर हो सकता है उसका चित्रण है वो इसमें किया गया है। और इसका जो प्रकाशन वर्ष है वो है 1884, और ये नवजागरण है उससे प्रेरित निबंध है। तो इसमें जो है वो है बलिया के दादरी मेले सभा में आर्य देशोपकारिणी सभा द्वारा दिया गया भाषण था उसमें। फिर अगले ये प्रश्न है, साहित्य को जनजीवन के समीप लाने का श्रेय भारतेंदु युग के निबंधों को जाता है। ये बिल्कुल सही है कि जो साहित्य है उसको जो जनजीवन है उसको जो लाने का जो श्रेय वो भारतेंदु युग के निबंधों को जाता है। विचार प्रधानता और गंभीर मनोभावों का विवेचन द्वितीय युग के निबंधों का विशेषता है, ऑप्शन भी सही है। छायावाद युग की जो निबंध है वो केवल ललित निबंधों की श्रेणी में आती हैं, ये ऑप्शन गलत है, क्योंकि हिंदी में जो ललित निबंधों की शुरुआत है वो मानी जाती है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के युग से। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने केवल विचार प्रधान निबंध ही लिखे हैं, बिल्कुल गलत है। कुबीरनाथ राय ललित निबंधकार हैं, ये ऑप्शन सही है। कुबीरनाथ राय जो ललित निबंधों की जो त्रयी है उनमें से एक है, तो ए, बी और ई है वो ऑप्शन है वो सही है, डी। इसके अलावा जो विचार प्रधानता गंभीर मनोभाव का विवेचन द्वितीय युग के निबंधों की विशेषता है, और जो साहित्य को जो जनजीवन के जो समीप लाने का कार्य है वो द्वितीय युग के निबंधों को भारतेंदु युग के निबंधों को जाता है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने केवल विचार प्रधान ही निबंध लिखे, बिल्कुल गलत है। इन्होंने ललित निबंध है वो उसको भी लिखा है, और कुबीरनाथ राय वो प्रमुख ललित निबंधकार हैं। ये कौन सा सही सम्मिलित है, तो जो भारतेंदु जो निबंध है वो दिल्ली, भारतेंदु का निबंध है वो दिल्ली दरबार दर्पण सही है, जो कि 1 जनवरी को जो दिल्ली दरबार महोत्सव का आयोजन किया गया था लॉर्ड लिटन के समय, उसी को जो रिपोर्टाज शैली में उसको जो निबंध है वो चित्रित किया गया है भारतेंदु के द्वारा, सही है। प्रताप नारायण मिश्र का शिव मूर्ति भी सही है। अध्यापक पूर्ण सिंह का नाखून क्यों बढ़ते निबंध नहीं है, ये आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। नामवर सिंह का उठ जाग मुसाफिर निबंध नहीं है, ये जो निबंध है वो है विवेकी राय का। फिर है विवेकी राय का संस्कृति और सौंदर्य, ये निबंध नहीं है, क्योंकि जो संस्कृति और जो सौंदर्य निबंध है वो है नामवर सिंह का। तो ए और बी जो आंसर है वो हमारे सही है। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध कविता क्या है सरस्वती पत्रिका में जो सर्वप्रथम जो प्रकाशित हुआ था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो निबंध है 1909 में, ये सर्वप्रथम जो सरस्वती पत्रिका है 1909 में उसमें प्रकाशित हुआ था।
आंख कान नाक आदि को लेकर निबंध लिखने वाले जो निबंधकार हैं वो हैं बालकृष्ण भट्ट। तो बालकृष्ण भट्ट हैं, उन्होंने को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का स्टील बुलाने के साथ ही इन्होंने आंख नाक कान विभिन्न जो वो हैं शरीर के अंग हैं उन पर भी निबंध लिखा था। इसके साथ ही इन्होंने हिंदी प्रदीप पत्र का है उसके संपादन का कार्य भी किया था। इसके अलावा इनका बड़ा ही महत्वपूर्ण निबंध है बालकृष्ण भट्ट का कि साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है। साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है। कुछ भावों के विषय तो अमूर्त तक होने लगे जैसे कीर्ति की लालसा। ऐसे भावों को ही बौद्ध दर्शन में अपूर्व राग कहते हैं। ये अभिमत है वो किस निबंध में, बड़ा ही शानदार कोटेशन है। कुछ भावों के विषय तो अमूर्त तक होने लगे जैसे कीर्ति की लालसा। ऐसी भावों को ही बौद्ध दर्शन में अरूप राग कहते हैं। ये अभिमत है वो किस निबंध में लिखा गया। ये संस्कृति और सौंदर्य नहीं है, मजदूरी और प्रेम भी नहीं है, उठ जाग मुसाफिर भी नहीं है। ये जो निबंध है वो है कविता क्या है। उसमें अब जो है वो बताते हैं कि कुछ वो जो भाव हैं वो समय के साथ में कितने अमूर्त मूर्त होते जाते हैं और कविता का जो लेखन है वो किस प्रकार कठिन होता जाता है उसके बारे में शुक्ल जी प्रतिपादित करते हैं। ये निबंधों के जो उद्धरण हैं और साथ में इनके जो निबंध हैं उसके बारे में चर्चा की गई है। अशोक के फूल केवल एक फूल की कहानी नहीं, भारतीय संस्कृति का एक अध्याय है। ये जो निबंध है वो है संस्कृति और सौंदर्य। तो नामवर सिंह का जो निबंध है संस्कृति और सौंदर्य, उसकी शुरुआत ही होती है कि अशोक का जो फूल है वो एक फूल की कहानी नहीं, भारतीय संस्कृति का एक अध्याय है। और इस अध्याय का अनंग लेख पढ़ने वाले जो पहले व्यक्ति हैं वो है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। आत्म जागरण बनाम राष्ट्र जागरण गीत की प्रथम कड़ी का प्रभाव दोनों ओर है। ये जो निबंध है वो है उठ जाग मुसाफिर का, जो कि बीबी की राय का जो निबंध है उसके बारे में है। फिर है यह रीत आशकों की तन मन निसार करना, रोना सितम उठाना और उनको प्यार करना। है रीत आशकों की तन मन निसार करना, रोना सितम उठाना और उनको प्यार करना। ये है मजदूरी और प्रेम सरदार और अध्यापक पूर्ण सिंह का। किस ओर नाम मुरे होंगे बारिश से बचने के लिए, किस ओर बता दो सके। ये जो निबंध है वो है मेरे राम का मुकुट भीग रहा है विद्यानिवास मिश्र का। तो ये जो निबंध है वो है मेरे राम का मुकुट भीग रहा है विद्यानिवास मिश्र का। अशोक के फूल संस्कृत ए का 3, 2 ऑप्शन है, बी का 4, सी है रीत आशकों की तो सी का 1, तो डी आंसर है वो हमारा इसका सही है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से जो कौन सा जो निबंध है वो बीबी की राय का नहीं है। बीबी की राय है वो हिंदी के प्रमुख ललित निबंधकार हैं, उनके रूप में ख्याति प्राप्त और उनके अलावा इनको जो गवई गंध है उस नाम से भी सुशोभित किया जाता है। तो गांव की जो दुनिया है वो इनका निबंध है। नया गांव नाम ये भी है। गवई गंध गुलाब तो इनको बोला ही जाता है। गांव का जो मन है इनका जो निबंध नहीं है, जबकि जो गांव का मन जो निबंध है वो है विद्यानिवास मिश्र का। तो गवई गंध जो ये जो निबंध है वो है विद्यानिवास मिश्र का। जब सतयुग थापन करन नासन मलेच अचारा, कठिन धार तरवार कर कृष्ण कल की अवतारा। फिर से पंक्तियां ये, जब सतयुग थापन करन नासन मलेच अचारा, कठिन धार तलवार कर कृष्ण कल की अवतार। ये मंगलाचरण है वो किस नाटक का है। एक और द्रोणाचार्य है, ये शंकर शेष का नाटक है और इसमें जो समानांतर कथानक है उसका प्रयोग किया गया है। शंकर शेष है और जो दोहराव जो समानांतर कथानक है उसका जो है उसमें प्रयोग हुआ दोहरा या जो समानांतर कथानक होता है। सिंदूर की होली ये लक्ष्मी नारायण है, उनका जो निबंध है सिंदूर की होली जो कि समस्या मूलक नाटक है। अंधा युग है वो धर्मवीर भारती है, उनका नाटक है और ये जो काव्य नाट्य जो गीति नाट्य है उसके अंतर्गत आता है, गीति नाट्य।
तो ये जो पंक्तियां हैं वो है भारत दुर्दशा की, और इसकी जो रचयिता है वो है भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो इस जो नाटक की जो शुरुआत है उसका जो मंगलाचरण होता है तो उसमें चित्रित किया गया है, जब सतयुग थापन करन नासन मलि चचारा कठिन धार तलवार कर कृष्ण कल की अवतारा। ये जो भारत दुर्दशा है इसको डॉक्टर बच्चन सिंह है हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास में हिंदी का जो पहला राजनीतिक नाटक है उसकी संज्ञा से भी बता लाते हैं। कविता क्या है? निबंध को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने विभिन्न उपशीर्षकों में विभाजित किया है। फिर इनका जो शीर्षक है वो देखना है। तो इनका जो शीर्षक है वो देखना है। मार्मिक तथ्य ये भी शीर्षक है, उसमें सभ्यता की आवरण और कविता भी है, काव्य और व्यवहार भी है, भावना और कल्पना भी है, और कविता और अत्याचार भी है। तो इसमें जो सबसे पहले जो शीर्षक आता है वो आता है सभ्यता के आवरण और कविता, फिर है मार्मिक तथ्य, फिर काव्य और व्यवहार, फिर डी भावना और कल्पना, फिर ई कविता पर अत्याचार। तो हमारा जो डी आंसर है वो इसका सही है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो निबंध है कविता क्या है वो 13 जो उपशीर्षक हैं उसके अंतर्गत हैं, वो विभाजित है। उन्हीं का जो शीर्षक है उनका जो क्रम लगाने के लिए इस प्रश्न में बोला गया है। निम्न में आचार्य हजारी प्रसाद की परंपरा को प्रशस्त किया विद्यानिवास मिश्र ने। यह कथन है किस आचार्य? निबंध में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की जो परंपरा को प्रशस्त किया विद्यानिवास मिश्र ने, यह कथन किस इतिहासकार का है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का नहीं है, बच्चन सिंह का भी नहीं है, रामस्वरूप चतुर्वेदी का नहीं। ये जो निबंध कथन है वो है रामस्वरूप चतुर्वेदी का, और इस पुस्तक का नाम है हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास। तो रामस्वरूप चतुर्वेदी हैं, वो हिंदी साहित्य और जो संवेदना का विकास उनकी जो हिंदी साहित्य इतिहास की पुस्तक है उसमें उल्लेखित करते हैं कि निबंध में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की परंपरा को प्रशस्त किया विद्यानिवास मिश्र ने। इसके अलावा इसी पुस्तक में रामस्वरूप चतुर्वेदी है वो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के ललित निबंधों को देखकर बोलते हैं कि व्यापक मानवतावादी दृष्टिकोण और गंभीर सांस्कृतिक निष्ठा है वो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के निबंधों की प्रमुख विशेषता है। तो व्यापक मानवतावादी दृष्टि और गंभीर सांस्कृतिक निष्ठा है वो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के निबंधों की प्रमुख विशेषता है। इसके अलावा वो बोलते हैं विद्यानिवास मिश्र को भारतीय संस्कृति और हिंदू धर्म के प्रति गहर जो सामंजस्य जो दृष्टिकोण है वो विद्यानिवास मिश्र है उनके निबंधों में दिखलाई पड़ता है। ये स्वर्णिम का है, आ गया था। अरे भाई रात होती है अंधेरा होता है तो तुम चाहो या ना चाहो प्रभात का प्रकाश स्वयमेव उतर आता है कि नहीं। उठ जाग मुसाफिर निबंध में उपरोक्त पंक्तियां हैं वो किस बात द्वारा कही गई हैं? तो ये जो उठ जाग जो मुसाफिर जो निबंध है वो बीबी की राय का प्रमुख ललित निबंध है। अरे भाई रात होती है अंधेरा होता है तो तुम चाहो या ना चाहो प्रभात का प्रकाश स्वयमेव उतर आता है कि नहीं। उठ जाग मुसाफिर निबंध में उपरोक्त पंक्तियां किस द्वारा कही गई हैं? ये रुप्पन बाबू नहीं है। ये जो रुप्पन बाबू जो प्रमुख जो पात्र है वो श्रीलाल जो शुक्ल का जो उपन्यास है राग दरबारी उनकी हैं। मनोहर बाबू भी नहीं है, प्रकाश बाबू नहीं है। इसका जो आंसर है वो है जगदीश बापू। तो उठ जाग मुसाफिर के ये जो प्रमुख जो निबंध है वो हैं जगदीश बापू, और ये प्रमुख अध्यापक रहे थे, और ये गांव में पुस्तकालय है उनका निर्माण करना चाहते हैं गांव में। तो उठ जाग मुसाफिर के ये हैं जो प्रमुख पात्र हैं जगदीश बाबू। ये अध्यापन का कार्य कर चुके हैं और रिटायर्ड होकर गांव में पुस्तकालय का जो निर्माण है करने की इच्छा है वो जाहिर की गई है इस निबंध में। अगला प्रश्न है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के नाखून क्यों बढ़ते हैं? निबंध के अनुसार मानव शरीर का अध्ययन करने वाले किन वैज्ञानिकों का निश्चित मत है कि मानव चित्त की भांति मानव शरीर में भी बहुत ही अभ्यासजन्य सहज वृत्तियां रह गई। तो नाखून क्यों बढ़ते हैं ये आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का प्रमुख ललित निबंध है, और ये जो निबंध संग्रह वो है इनका कल्प लता। तो इसमें बताया कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी नाखून बढ़ते निबंध के अनुसार मानव शरीर का अध्ययन करने वाले किन वैज्ञानिकों का निश्चित मत है कि मानव चित्त की भांति मानव शरीर में भी बहुत सी अभ्यासजन्य सहज वृत्तियां रह गई हैं। तो इसका जो आंसर वो है प्राणी वैज्ञानिकों का। तो प्राणी वैज्ञानिकों का मत है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार
कविता क्या है, निबंध में कवि से कैसी कल्पना अपेक्षित है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो कविता क्या है वो प्रमुख आलोचनात्मक और एक काव्य शास्त्रीय जो निबंध है वो है। इसमें जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल की जो आलोचनात्मक के साथ साथ ही जो साहित्य जो दृष्टि है उसका जो सूत्रपात है वो देखने को मिलता है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कविता क्या है में निबंध को कवि से कैसी कल्पना अपेक्षित है, तो वो है विधायक। इसके अलावा वो आगे लिखते हैं कि कवि पाठक या जो श्रोता है उससे है, उनसे जो कल्पना अपेक्षित है वो है ग्राहक। तो कवि या जो लेखक हैं, जो कवि या जो लेखक हैं उनसे जो कवि अपेक्षित कल्पना अपेक्षित है वो है विधायक, और पाठक या श्रोता से वो है ग्राहक। भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है, निबंध को भारतेंदु हरिश्चंद्र ने पहले व्याख्यान के रूप में किस, तो ये जो भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है इसका जो प्रकाशन वर्ष है वो 1884 है। और ये जो बलिया का जो दादरा मेला है कि मेले है उसमें जो व्याख्यान है आर्य देशोपकरणी की जो सभा है उसमें भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अपना व्याख्यान दिया था। तो ये जो आंसर होगा वो होगा बलिया के दादरी मेले में। ये भी पूछा जा सकता है कि स्थान क्या है, तो वो है बलिया। दयाराम निगम ने अध्यापक पूर्ण सिंह के शिव शंभु चिट्ठी की आलोचना जमाना में की। आचार्य रामचंद्र शुक्ल। बाल मुकुंद गुप्त ने बैसवारी की मूलभाषी सरस्वती संपादक हजारी कठोर व्यंग्य किया था। रामविलास शर्मा। अच्छी हिंदी बस एक ही व्यक्ति लिखता था वो तो बाल मुकुंद गुप्त। ये ऑप्शन है सही है। उस शेर को पढ़कर मैं रात भर बेकरार और मजे ले बार पढ़ता रहा झूमदार। पदम सिंह शर्मा। भला इस संसार को बनाने का क्या काम था, व्यर्थ इतने उल्लू एक संग पिंजड़ों में बंद कर दिए। तो ये जो इसका जो आंसर बनेगा वो है दयाराम निगम ने अध्यापक पूर्ण सिंह के जो शिव शंभु चिट्ठी की जो आलोचना है वो जमाना में की थी आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार। ये जो कथन है वो बिल्कुल सही है। तो दयाराम निगम ने अध्यापक पूर्ण सिंह के जो शिव शंभु चिट्ठी की जो आलोचना वो जमाना में की थी, सही है। बाल मुकुंद गुप्त ने बैसवारी की मूलभाषी सरस्वती संपादक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी पर कठोर व्यंग्य किया था। रामविलास शर्मा, सही है। बाल मुकुंद गुप्त ने बैसवारी के मूलभाषी सरस्वती संपादक। अच्छी हिंदी बस एक ही व्यक्ति लिखता था वो है बाल मुकुंद गुप्त। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। उस शेर को पढ़कर मैं रात भर, कौन सा कथन सत्य नहीं है। उस शेर को पढ़कर मैं रात भर बेकरार रहा, मजे ले लेकर बार बार पढ़ता और झूमता था। पदम सिंह शर्मा। भला इस संसार को बनाने का क्या काम था, व्यर्थ इतने उल्लू पिंजरों में बंद कर दिए। तो इसमें जो हमें को देखना है वो है कि कौन सा कथन है वो सत्य नहीं है। तो इसमें हमको जो देखना है वो है कि कौन सा कथन है वो सत्य नहीं है। तो पहला जो कथन है वो सत्य नहीं है, तो ये जो ऑप्शन है वो सही है। ये जो दूसरा जो ऑप्शन है ये भी गलत है। तीसरा अच्छी हिंदी बस एक ही व्यक्ति लिखता वो तो बाल मुकुंद गुप्त। ये आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने नहीं कहा था, ये कहा था महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने। तो ये भी सही है। उस शेर को पढ़कर मैं रात भर बेकरार रहा, मजे ले लेकर बार बार पढ़ता और झूमता था, ये सही है। भला इस संसार को बनाने का क्या काम था, ये भी सही है। तो हमारे जो इसमें जो सही नहीं है वो है ए, बी और सी। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा सी, सही है। इन निबंधों में से कौन सा जो निबंध संकलन है वो विद्यानिवास मिश्र जी का नहीं है। तो चितवन की छाया, ये जो विद्यानिवास मिश्र का प्रमुख निबंध संग्रह वो सही है। परंपरा बंधन नहीं, ये भी सही है। अंगद की नेदी, ये भी सही है। जो प्रिया जो नीलकंठी है वो विद्यानिवास मिश्र का ना होकर ये जो निबंध है प्रिया नीलकंठी वो है कुबेरनाथ राय का। अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर श्रीमती महारानी के अधिकार में जितने देश हैं उनका विस्तार भूगोल के 7वें भाग से कम नहीं है और जिनमें 30 करोड़ आदमी बसते हैं। उपरोक्त कथन है वो कौन से निबंध से है। पृथ्वी पर श्रीमती महारानी के अधिकार में जितने देश हैं उनका विस्तार भूगोल के 7वें भाग से कम नहीं है और जिनमें 30 करोड़ आदमी। उपरोक्त पंक्ति किस निबंध से, तो ये जो निबंध है नाखून क्यों बढ़ती हैं, ये जो निबंध है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है, इससे नहीं है। शिवमूर्ति जो निबंध है वो प्रताप नारायण मिश्र का है, इससे भी ये पंक्तियां नहीं है। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, इससे भी नहीं है। ये जो पंक्तियां वो हैं दिल्ली दरबार दर्पण से, और ये जो निबंध है वो है भारतेंदु हरिश्चंद्र का प्रमुख निबंध है।
तो 1877 ईस्वी में जो दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था लॉर्ड लिटन के समय, उसका जो रिपोर्ट था शैली में जो वर्णन है वो दिल्ली दरबार दर्पण में किया गया है। और ये जो दिल्ली दरबार का जो आयोजन है वो किया गया था 1 जनवरी को। तो आंसर है दिल्ली दरबार दर्पण भारतेंदु हरिश्चंद्र। जातियां इस देश में अनेक आई हैं, लड़ती झगड़ती भी रही हैं, फिर प्रेम पूर्वक बस भी गई हैं। सभ्यता की नाना सीढ़ियों पर खड़ी और नाना और मुख करके चलने वाली इन जातियों के लिए एक सामान्य धर्म खोज निकालना कोई सहज बात नहीं थी। उपरोक्त पंक्तियां वो किस निबंध की हैं? बड़ी शानदार पंक्तियां हैं ये। जातियां इस देश में अनेक आई हैं, लड़ती झगड़ती भी रही हैं, फिर प्रेम पूर्वक बस भी गई हैं। सभ्यता की नाना सीढ़ियों पर खड़ी और नाना और मुख के करके चलने वाली इन जातियों के लिए एक सामान्य अर्थ धर्म अर्थ खोज निकालना कोई सहज बात। उपरोक्त पंक्तियां वो जो हैं वो हैं कविता क्या ये शुक्ल जी का निबंध है? इसकी पंक्तियां नहीं है। मजदूरी और प्रेम जो निबंध है वो सरदार पूर्ण सिंह का है, इसकी भी ये पंक्तियां नहीं है। उठ जाग मुसाफिर ये जो निबंध है विवेकी राय का है, इसकी भी पंक्तियां नहीं है। ये जो पंक्तियां वो है नाखून क्यों बढ़ते हैं, जो कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का प्रमुख एक ललित निबंध है। और इसका जो निबंध संग्रह है वो है कल्पलता। कल्पलता है वो इसका जो निबंध है वो संग्रह है। अगला प्रश्न है, तो ये जो निबंध का है हमने जितने भी एमसीक्यू हैं वो समाप्त कर लिए हैं। इन एमसीक्यू में जो निबंध में उसमें यूजीसी नेट के पीवाईक्यू के सभी प्रश्न, इसके साथ ही विभिन्न राज्यों के सेट के जो एग्जाम होती हैं उनके, और साथ ही एमपी यूपी राजस्थान और हरियाणा में जो असिस्टेंट प्रोफेसर के जो एग्जाम हुए हैं उन सभी प्रश्नों को ये जो निबंध की जो एमसीक्यू सीरीज है उसमें समाप्त कर लिया था। ये जो एमसीक्यू सीरीज है इसके माध्यम से आप ना केवल जो प्रश्न है उनका अवलोकन करने के साथ ही हमारे जो 4 ऑप्शन है उनको जो ट्रिक है वो करने की क्या हो सकती है, और साथ ही जो एलिमिनेशन जो पद्धति है हम उसका क्या प्रयोग कर सकते हैं। तो आप जब ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू सॉल्व करेंगे तो इस सीरीज के माध्यम से आपको बहुत ज़्यादा लाभदायक होगा। ये जो जो एमसीक्यू सीरीज है इसमें हम जो है वो समग्रता से है वो ऑब्जेक्टिव है उनको सॉल्व करते हैं, ना कि केवल जो उसका जो आंसर है वो बता दिया जाए, बल्कि उस जो कवि है या लेखक है उसके बारे में जो अन्य जानकारी है या विभिन्न जो साहित्य इतिहास की जो पुस्तकें हैं उनके बारे में हमको क्या जानकारी है उनका जो वर्णन है वो भी आपको जैसे एमसीक्यू सीरीज है उसमें मिलता है। तो भविष्य में जो विभिन्न राज्यों के असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम होंगे या सेट के या यूजीसी नेट का जो एग्जाम होगा उसमें जो एमसीक्यू सीरीज है वो आपके लिए बड़ी ही लाभदायक होगी। तो अब तक हम अपने जो सेशन हो चुके हैं उसमें हिंदी कहानी को हमने समाप्त कर लिया है, और इसके साथ ही आज हमने हिंदी जो निबंध है उसको भी ख़त्म कर लिया है। अब हम जो आगे से उसमें हिंदी कहानी और निबंध को समाप्त करने के बाद हम जो एमसीक्यू सीरीज प्रारंभ करेंगे वो करेंगे नाटक से। तो इसके बाद हम जो नाटक है उसको स्टार्ट कर देंगे। उम्मीद है कि आपको ये एमसीक्यू सीरीज से अपनी जो तैयारी है उसको दुरुस्त करने का बेहतर अवसर मिल रहा है, और साथ ही आप इस जो एमसीक्यू सीरीज है उसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाइए। धन्यवाद।